गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इसके पहले हम लोग भाग 1 देखे थे इसका। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 15वीं शताब्दी के बारे में देखा, भैया वैश्वीकरण कब शुरू हुआ, औद्योगिकीकरण क्या होता है, ठीक है, विकास कैसे हुआ, है ना, व्यापार कैसे हुआ, पास्ता कहाँ से आया, अरब देश से क्या आया, नूडल्स कहाँ से आया, ठीक है, सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग कब वो अस्तित्व में आया, कब उसमें से क्या क्या व्यापार किए जाते थे, है ना। तो अपन लोगों ने बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में देखा है और अंतिम में हम लोग जब ख़त्म कर रहे थे तो उपनिवेशवाद से ख़त्म कर रहे थे ना। उपनिवेशवाद पढ़े थे कि जब कोई शक्तिशाली देश है ना, जैसे सपोज दैट मैं शक्तिशाली हूँ, है ना, और ऐसे ना समझो जैसे मान लो मैं एक राजा हूँ, है ना, तुम लोग प्रजा हो, तो मेरे पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं, सोने हैं, चांदी है ना, खूब मेरी ज़िंदगी बहुत अय्यासियों से कट रही है ना। तो अब मैं तुम लोगों को प्रताड़ित करूं, तुम लोगों पर कब्जा कर लूं, तुम लोगों पर शासन कर लूं, तुम लोगों का शोषण करूं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कि एक, है ना, उपनिवेशवाद। तो कहते हैं जब देश का अर्थव्यवस्था, मतलब जो देश बदलना शुरू हुआ ना, धीरे धीरे व्यापार हुआ और लोग आए जाए, भोजन अपना आदान प्रदान हुआ, है ना, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक प्रवाह होता है। क्या होता है? एक प्रवाह होता है, ठीक है, उसी समय से। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में ये विकास चल रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था, बहुत ढेर सारा विकास हो गया था, है ना। तो 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत विकास हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत विकास हो गया था ना, विकास की एक चरम सीमा पर था। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के अंदर जब विकास बहुत तेजी से हो रहा था तो यहाँ पर एक पहला प्रवाह होता है, समझना। कुछ पुराना वाला वीडियो आप लोग देखोगे, बहुत मजा आई होगी ना आप लोग को, यार बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ही ये। ठीक है, उसमें प्रथम प्रवाह जो होता है पूरे देश में वो होता है व्यापार का। प्रथम प्रवाह व्यापार का किस प्रकार से होता है भैया? व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश के बीच, जब व्यापार होता है, जब चीज़ें आती जाती हैं तो लोग वहाँ के आते जाते हैं, व्यापार से क्या होता है, पैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यापार किसका होता था? तो सबसे पहले व्यापार कपड़ा, गेहूं आदि के लिए व्यापार सीमित था, है ना। सर्वप्रथम व्यापार जो था वो कपड़ा का हुआ करता था, गेहूं का हुआ करता था। ठीक है, इतने तक ही व्यापार सीमित था, सबसे पहले जो व्यापार हुआ। फिर दूसरा प्रवाह क्या हुआ? पहला प्रवाह, दूसरा प्रवाह आता है श्रम। ठीक है, श्रम यानी कि मजदूर काम करने के लिए। अब व्यापार होगा, बिजनेस बढ़ेगा, इंडस्ट्री खड़ी होगी, तो काम करने के लिए जाहिर सी बात है मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, श्रम होता है, मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर एक नहर कॉलोनी थी, ठीक है, और एग्जैक्टली पूरा नाम नहर कॉलोनी के नाम से है ना। तो वहाँ पे उस कॉलोनी के अंतर्गत ऐसे मजदूरों को रखा जाता था जो गेहूं और कपास की उत्पादन करते थे, खेतों में काम करते थे, या फिर जब नहर वगैरह बनता था तो वहाँ पर जाकर के वो मतलब काम, लेबर का काम किया करते थे। ठीक है, तो दूसरा प्रवाह हुआ श्रम। ठीक है, तो श्रम में क्या होता था, बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, श्रम में क्या होता था कि बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश करते थे। ठीक है, बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश करते करते एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते थे। ठीक है, वहां पे एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में पहुंच जाते थे। एक आंकड़ा बताता है श्रम में कि लगभग 5 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी बात होती है ना, 5 करोड़ लोग। ठीक है, तो 5 करोड़ लोग बेरोजगारी के कारण यूरोप को छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चले गए। ठीक है, 5 करोड़ लोग बेरोजगारी के कारण यूरोप छोड़कर, ठीक है, यूरोप को छोड़ करके चले गए। सोचना समझना, यूरोप को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका चले गए। सोचो, ये 19वीं शताब्दी की बात है, जब श्रम मजदूर काम कर रहे थे तो वहीं पर 5 करोड़ लोग ना बेरोजगारी के कारण यूरोप को छोड़ दिए थे। ठीक है,
और कहाँ चले गए थे? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर काम था, वहाँ पर लोग, वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही थी पहले से, बड़े बड़े औद्योगिकीकरण का विकास हो रहा था, बहुत सी चीज़ें लग रही थी। ये हुआ दूसरा प्रवाह। ये सभी प्रवाह कब हुए? 19वीं शताब्दी के बाद, जब विश्व बदलना शुरू हुआ, विश्व के अंदर बहुत ढेर सारी चीज़ों का विकास हुआ, धीरे धीरे लोग बदलना शुरू हुए, तब ये हुआ। ठीक है, अब आता है तीसरा प्रवाह। तीसरा प्रवाह, ठीक है, तीसरा प्रवाह को बोलते हैं पूंजी का प्रवाह, है ना। पूंजी मतलब पैसे का प्रवाह। अब जैसे देखो, मैं अपने आसपास एरिया का एक अच्छा यूट्यूबर हूँ, है ना, एक अच्छा एजुकेटर हूँ। अब बाई चांस मेरे कोई दोस्त हैं जो पढ़ा रहे हैं, है ना, उनको कभी पैसे की कमी पड़ गई, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ऑफलाइन सेंटर वो चला रहे हैं, कम पैसे कमा रहे हैं, कभी ज़रूरत पड़ गई उनको, फ़ोन किया कि भैया 5 लाख रुपए चाहिए, भैया 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, दे दिए तुरंत। उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, उन्होंने पैसे कमाए। तो इससे क्या हुआ? पूंजी का प्रवाह हुआ। ठीक है, अब इस तरह तो हमने बताया अपने आसपास दोस्तों को। इसे समझो मैं एक देश हूँ, मैं अमेरिका हूँ, तुम भारत हो। भारत वालों ने फ़ोन किया, भैया यहाँ पैसों से कमी है, कुछ इंडस्ट्री वगैरह खोलना है, पैसा चाहिए। अमेरिका वालों को, अच्छा पैसा चाहिएगा, हाँ ठीक है, चलो हम देखो 10 करोड़ भेजे दे रहे हैं। ठीक है, हम 10 करोड़ भेज दिए, इंडस्ट्री खुली, उससे 10 करोड़ से हमें रिटर्न आ रहा है, यानी कि पैसे टहल रहे हैं मार्केट में। अब पैसा मार्केट में उतरना चालू हो गया। ठीक है, पैसे की वैल्यू लोगों को पता होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पूंजी का प्रवाह हुआ। पूंजी के प्रवाह के अंदर दूर के देशों में पैसा निवेश करना, है ना, जैसे दूर के देशों मतलब देश विदेशों में पैसा निवेश करना, देशों और विदेशों में, है ना, पैसा निवेश करना, ये हुआ पूंजी का प्रवाह। जो बड़े बड़े देश थे, जो धनी देश थे, वो अपना पैसा दूसरे देश में निवेश करते थे। ठीक है, पूंजी प्रवाह के अंदर अमेरिका के लोग आगे थे। ठीक है, जो पूंजी प्रवाह था इसके अंदर जो था, इसके अंदर अमेरिका के लोग ना, इनके लोगों के पास बहुत पैसा था, है ना, अमेरिका के लोग आगे थे, है ना, ये लोग पहले से दिमागदार थे। ये लोग असल बात कम्प्लान बॉर्नवीटा पी लेते थे ना अमेरिकी, ऐसे बने रहते तो गोरे गोरे, है ना। अभी आपको अमेरिका वाली कहानी सुनाया था, 3 लाख लोग मरे थे, लाखों लोगों की जान गई थी। जब चेचक पहुंचा था वहाँ पे, कौन ले गया था? पुर्तगाली और स्पेनिश ले गए थे चेचक को, है ना, खूब मारे थे वहाँ पे। तो अमेरिका के लोग पूंजी प्रवाह के मामले में सबसे आगे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिक पैसा था, है ना, इसमें लिख लेना, क्योंकि उनके पास अधिक पैसा था। अब भैया मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, सच बता रहा हूँ। यूट्यूब पर मेरे को कितना पेमेंट मिल जाता है? बहुत कम पेमेंट मिलता है मेरे को, ये समझ लो तुम लोग। और इतनी बड़ी टीम को हैंडल करना मेरे में एक बहुत बड़ा, मेरे में चैलेंज की बात आती है ना। हर महीने में कैसे पैसे को मैनेज करता हूँ मुझे ही पता है ना, आप लोगों को पता है। सोचो अगर ये एक बार ये कैमरा ख़राब हो जाता है ना, तो 5 से 10 हज़ार रुपये ले लेता है, 2-3 हज़ार रुपये तो उसका बनाने वाला ले लेता है ना। बाकी ठीक है यार, पता है मेरा पैसन है एजुकेशन, मेरा पैसन है पढ़ाना। और बच्चे क्या करूं, पहले पढ़ाता था, अब बच्चों को समझ आने लगा तो अप्रिशिएट करने लगे, वो अब उन्हें चाहिए, अब उन्हें कुछ भी चाहिए, भाई अमन भैया चाहिए, यहीं से पढ़ेंगे। जबकि वही किताब में लिखा है, वही आके मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं, हम आप ही से पढ़ेंगे। पागल है कहीं के। चलो आगे चलो, आ जाओ, पढ़ा रहा हूँ ना। तुम लोग कहे, देखो तुम लोगों का मैं कभी दिल नहीं दुखाया, तो तुम लोग भी मेरा कभी दिल नहीं दुखाना है ना। सच में यार, तुम लोग दिल दुखा देते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को तो लाइक करते ही नहीं हो। अभी भी 50% बच्चे ना वीडियो को लाइक नहीं किए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मैं सच में बता रहा हूँ, लिटरली देखता हूँ वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज़ गया है, लेकिन लाइक देखो मात्र 2000-3000। बाकी कहाँ चले गए यार? कर दो लाइक, कर दो नहीं तुम आज खाना खाते समय ना एक भूत आ जाएगा और तुम उससे डर जाओगे अगर लाइक नहीं करोगे। तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, तो इन्होंने क्या हुआ, इनके पास बहुत अधिक पैसा था अमेरिका के लोगों के पास। इन्होंने पूंजी का प्रवाह किया, इन्होंने अपने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने दूसरे देशों में अपना पैसा निवेश करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंदर ये 3 प्रवाह हुए थे, ये चीज़ याद रखना। अब आता है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यहीं से होता है ना। अब भैया पैसे यहाँ वहाँ चलने लगे तो विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय होता है ना। पैसा यहाँ वहाँ गया, बिजनेस अच्छा खासा हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, आयात निर्यात हुआ, ठीक है।
तो विश्व अर्थव्यवस्था के उदय में सबसे पहले आपकी जो विश्व अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ती है वो पढ़नी पड़ती है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कब होती है? तो 18वीं सदी के आखिरी दशक तक, है ना। कब होता है? तो ये चीज याद रखना, 18वीं सदी के आखिरी दशक, राइटिंग पे मत जाना। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक क्या होता है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के अंदर कॉर्न लॉ लगाया जाता है, कॉर्न लॉ। ठीक है, ब्रिटेन का जो सरकार थी वो कॉर्न लॉ लगा देती है। कॉर्न मतलब होता है मक्का, मक्का का कानून लगा देते हैं। और मक्का के कानून के अंदर क्या किया जाता है? तो मक्का के कानून के अंदर जो मक्का देश से बाहर और अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, है ना। कॉर्न लॉ के द्वारा आयात निर्यात जो बंद हो गया था, मक्का का आयात निर्यात बंद हो गया था। ठीक है, कॉर्न लॉ में क्या हुआ था कि कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन में निर्यात नहीं कर सकता है। जैसे कोई देश है वो अपना भोज्य पदार्थ बना रहा है, वो सोचे मैं ब्रिटेन में जाकर के बेच दूं, तो वो नहीं कर सकता। ये था कॉर्न लॉ। इसके अंदर क्या किया कि सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, है ना। मक्का के आयात पर, मक्का के आयात पर पाबंदी। कॉर्न लॉ के अंदर क्या था? तो कॉर्न लॉ के अंदर चाचा मक्का के आयात में पाबंदी लगा दी थी। किसने? सरकार ने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ के जो भूस्वामी थे, वहाँ के जो जमींदार लोग थे ना, वो लोग चाहते थे, है ना, वही लोगों ने लगवाया। ठीक है, उन्होंने क्या लगवाया? मक्का के आयात पर उन्होंने पाबंदी लगवा दी। ठीक है, जब उन्होंने मक्का के आयात पर खाद्य पदार्थों में पाबंदी लगी तो धीरे धीरे जनसंख्या वहाँ की वृद्धि करी, है ना। वहाँ की जनसंख्या वृद्धि करेगी, और जब जनसंख्या वृद्धि करेगी तो भोजन की मांग होगी। ठीक है, तो ब्रिटेन के लोग ना, ब्रिटेन की सरकार ना समझदार थी, उसे पता चल गया कि भैया जनसंख्या मेरी इंक्रीज कर रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो भोजन की मांग बढ़ेगी, इसलिए उसने कॉर्न लॉ को हटा दिया। ठीक है, उसने क्या किया? तो उसने तुरंत ही उस कॉर्न लॉ को जब लगाया था, उसने तुरंत अपने कॉर्न लॉ को हटा दिया। ठीक है, जो कॉर्न लॉ लगा था उसने कॉर्न लॉ को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होता है? यही कॉर्न लॉ यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। फिर यहाँ से क्या होता है? यहाँ से कॉर्न लॉ हटा दिया जाता है। तो देखो, कॉर्न लॉ हटाने से पहले का क्या सीन था ये समझ लो। जब कॉर्न लॉ हटाया जाता है उसके पहले, यानी कि जब कॉर्न लॉ लगा तब क्या सीन था? कॉर्न लॉ लगा, ठीक है, धीरे से लगा, उसके पहले क्या थे? भोजन की मांग बढ़ी। ठीक है, हटाने से पहले क्यों हटाया गया कॉर्न लॉ? कॉर्न लॉ इसलिए हटाया गया क्योंकि जनसंख्या वृद्धि करी, जनसंख्या वृद्धि करी, भोजन की मांग बढ़ी। जब भोजन की किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है, जैसे प्याज इतना महंगा क्यों गया? क्योंकि लोग प्याज खाना पसंद करते थे और प्याज कम मात्रा में थी। समझ रहे हो? प्याज लोग चाहते तो खाना बहुत है, लेकिन उसकी मात्रा कम है, और जब उसकी मात्रा कम है ना तो उसके दाम बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब क्या होता है? जब मात्रा कम होती, जनसंख्या बढ़ती है, तो सामानों का दाम बढ़ जाता है। ठीक है, तो कॉर्न लॉ हटाने के बाद फिर क्या हुआ? जब कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या हुआ? तो भोजन की आपूर्ति पहली चीज हो गई। ठीक है, भोजन की आपूर्ति हो गई। कॉर्न लॉ हटाने के बाद व्यापार बढ़ गया। आप लोग लिख सकते हो, कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या हुआ? व्यापार बढ़ गया। ठीक है, भोजन अधिक मात्रा में हुआ। और कॉर्न लॉ हटाने के बाद यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिलता है, और ये प्लस पॉइंट ये रहता है कि, एक सेकेंड ना, कॉर्न लॉ हटाने के बाद जब होता है, एक सेकेंड बस मैं बता रहा हूँ, कॉर्न लॉ हटाने के बाद इसमें लिख लो कि कॉर्न लॉ हटाने के बाद विकास हुआ। ठीक है, ब्रिटेन का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ, लोग आए गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे ब्रिटेन का विकास हुआ। तो अब ये लोग ये बात को समझ गए थे कि अगर विकास करना है तो व्यापार करना पड़ेगा, अगर विकास करना है तो ये चीज समझ लो। ठीक है, ये चीज लोग समझ गए थे कि अगर विकास चाहिए
ठीक है, विकास कोई लड़का नहीं, तो व्यापार करना होगा। बिना व्यापार के विकास संभव नहीं है। ठीक है, व्यापार आपको करना पड़ेगा तभी आपका विकास होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो, ये चीज कहते हैं कि व्यापार से ही किसी देश का विकास हो सकता है। जब उसके अंदर बिजनेस आएगा, व्यापार बढ़ेगा, लोग आएंगे, कई प्रकार के लोग आएंगे, व्यापार होगा। ठीक है, व्यापार से देश का विकास होता है, ये चीज समझ लो आप। जब देश के अंदर व्यापार होगा किसी देश के अंदर, तभी वहां पर विकास होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी देशों में, ठीक है, सभी देश व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, सभी देश धीरे धीरे देखते गए कि भैया अगर विकास चाहिए तो व्यापार करना पड़ेगा, तो सभी देश विकास व्यापार में वृद्धि किए। उन्होंने व्यापार के लिए सबसे पहले क्या साधन था? जहाज। तो सभी देश क्या किए? जहाज बनाए। ठीक है, फिर सभी देश ने रेलवे बनाया, है ना, रेलवे का निर्माण किया, स्टेशनों को बनाया, जिससे व्यापार किया जा सके। ठीक है, क्योंकि व्यापार से ही विकास होता है। अब व्यापार में क्या होता है? अगर तुम व्यापार करोगे तो व्यापार कोई अकेले थोड़ी ना हो जाएगा, व्यापार होगा मजदूरों के द्वारा, है ना। व्यापार में मजदूरों की जरूरत पड़ी। ठीक है, जब व्यापार करेंगे, व्यापार होगा तो मजदूरी तो करेंगे। बताइए, आज की डेट में तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, वही अधिकतर काम कर रहे हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जब मूवीज बनती थी तब उनके जो ऊपर के शॉट लिए जाते थे ना, वो हेलीकॉप्टर से लिए जाते थे, लेकिन आज ड्रोन आ चुका है। ड्रोन के आने से हेलीकॉप्टर का, और जो हेलीकॉप्टर में बैठ करके वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, उसकी नौकरी खत्म हो गई। सोचो, आदमी क्या करता है? सिंपली ड्रोन उड़ाता है, वीडियो शॉट ले लेता है, खत्म, मूवी बन जाती है। तो मूवी ड्रोन से भी बन जाती है, समझ लो, ऐसे सीन आ गए हैं। जब पहले की डेट में था कि अगर व्यापार करना है तो मजदूरों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो मजदूर को पैसे देने के तौर, मजदूर को क्या होता था? मजदूर को ज़रूरत पड़ी तो मजदूर को आप पैसे देते थे, है ना, और यही पैसे देते थे तो मजदूर खाना खाता था, अपना पेट पालता था, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। यही पैसे की वजह से हुआ पूंजी का प्रवाह, यही पैसे से हुआ पूंजी का प्रवाह। बस यही पढ़ना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पैसे से हुआ पूंजी का प्रवाह। अब मजदूर आए, मजदूर क्या करते थे? मजदूर अपना काम करते थे, सामान का निर्माण करते थे, ठीक है, भोजन का स्थानांतरण करते थे, है ना। तो ये जो मजदूर आते थे, है ना, सामान का निर्माण करते थे, भोजन का स्थानांतरण भी यहीं से होता था। कोई मजदूर पता नहीं कहाँ का है तो बोल रहा है भैया मैं दाल ही चावल खाऊंगा, और दूसरा बोल रहा है भैया मैं सब्जी चावल खाऊंगा, दूसरा बोला भैया मैं चावल खाता ही नहीं हूँ, है ना। जैसे भोजन का स्थानांतरण होता गया धीरे धीरे। फिर क्या हुआ कि सब एक दूसरे से ये सारी चीज़ें, व्यापार, विकास, जहाज, रेलवे, मजदूर, पूंजी का प्रवाह, व्यापार, श्रम, ठीक है, सब ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब देश देश के लेवल पर, देश देश पर जब कोई चीज़ें होती है तो उसे बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, जैसे व्यापार हो रहा है, मजदूर आ जा रहे हैं, पैसे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसी सब चीज़ों को बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, कन्फर्म हो गया चाचा? जल्दी से बताओ, कन्फर्म हो गए? मेरा पढ़ाया वो समझ में आया? जल्दी से बताओ, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, अब आगे बढ़ो। वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जब ये वैश्वीकरण हुआ ना तो यहाँ पे तकनीकी आई, तकनीकी, तो वैश्वीकरण के अंदर तकनीक का बहुत बड़ा योगदान, तकनीक के द्वारा ही सब काम होता था, है ना। रेलवे बना तकनीक से, जहाज बना तकनीक से, तकनीक के द्वारा ही सारी चीज़ें होती थी, सारा काम होता था। ठीक है, फिर देखो तकनीक का योगदान किस तरह से था, है ना, किस प्रकार से तकनीक का योगदान था। तो देखो 19वीं सदी में जो परिवर्तन आया है, ठीक है, 19वीं सदी में जो बदलाव आया है, 19वीं सदी में परिवर्तन आया है वो तकनीक के द्वारा आया है। तकनीकी बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी काम करने लगी थी।
इसलिए 19वीं सदी में बदलाव है। जैसे रेलवे स्टेशन, ठीक है, भाप का इंजन, ठीक है, इसी सदी में रेलवे बहुत तेज़ी से चला, है ना, स्टेशन हुए, ठीक है, जहाज बहुत बड़ी बड़ी चली, ठीक है, फिर भाप का इंजन चला, ठीक है, फिर टेलीफोन टेलीग्राम चला। टेलीग्राम जानते हो ना, बात करने वाला, टेलीग्राम नहीं ग्राफ, टेलीग्राफ बात करने वाला। इसका संचार के नियम बदल गए, है ना, लोग पहले चिट्ठियाँ लेकर के आए जाया करते, धीरे धीरे सब बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, ठीक है, इसी को बोलते तकनीकी। सोचो पहले के ज़माने में लोग कैसे बात किया करते थे फ़ोन से, और आज के ज़माने में लोग यहाँ से रसिया में फ़ोन लगा देते हैं, है ना, लोग यहाँ से यूनाइटेड स्टेट में फ़ोन लगा देते हैं, लोग यहाँ से किसी भी देश में फ़ोन लगा देते हैं और वहाँ से आसानी से बात कर लेते हैं उनसे। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई हैं? ये सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी के मदद से पॉसिबल हुई हैं, तकनीक के द्वारा ही पॉसिबल हुई हैं। अगर आज तकनीक ना होती तो आज हम लोग इतना आगे तक ना जा पाते। पहले सोचो ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा करते थे, और आज ये एक रिकॉर्ड है, एक बहुत बड़ा मतलब मेरा वो है कि मेरे घर में आज भी ब्लैक एंड वाइट टीवी रखा हुआ है। वो तो अभी ख़राब हो चुका है, लेकिन मेरे घर में आज भी ब्लैक एंड वाइट टीवी है। सोचो पहले ऐसी टीवी हुआ करती थी जिसमें खाली इमेज दिखाया करता था, वो आवाज़ नहीं देता था। फिर देखा ब्लैक एंड वाइट आया, फिर आवाज़ भी आई, फिर कलर्ड आया, फिर धीरे धीरे बढ़ के LCD आया। LCD में क्या हुआ, फिर फुल HD आया, फिर 1080p मतलब DSLR टीवी आ गया, बहुत बड़ा बड़ा टीवी आ गया। और आज की डेट के हाईटेक टीवी आ गई है। हाईटेक का मतलब समझ रहे हो, मोबाइल से कनेक्ट कर लो अपनी टीवी को, मोबाइल में व्हाट्सअप चला रहे हो, टीवी में चलेगा। सोचो ऐसे करके आ गया। जमाना बदल रहा है, और जमाना कैसे बदल रहा है, तो वो बदल रहा है सिर्फ और सिर्फ तकनीक है। तकनीक कब से शुरू हुआ? 19वीं सदी में जब परिवर्तन आए, वो अधिकतर चीज़ें तकनीक के द्वारा हुई, ठीक है। और बिना तकनीक के वैश्वीकरण की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना तकनीक के वैश्वीकरण की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1870 के अंदर क्या था, 1870 के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये याद रखना, 3 देश थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर क्या था कि जिंदा जानवर, यानी कि जानवर वहाँ पर बहुत थे। क्या था? जानवर बहुत थे। तो जानवर का लोग मांस खाया करते थे, मांस बिकता था। लेकिन 1870 के अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जो जानवर थे ना, वो यूरोप में भेजे जाते थे, ठीक है, जानवरों को यूरोप में भेजा जाता था और यूरोप में ही उनको काटा जाता था, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से मांस भेजेंगे भैया 3-4 दिन लग जाएगा पहुँचने में, मांस हो जाएगा खराब, तो जिंदा जानवर को भेजते थे। और जब जिंदा जानवर जाता था इतनी ज़्यादा यात्रा करके, तो कुछ जानवर तो थक जाता था बेचारा, ठीक है, कुछ का तो वजन ही कम हो जाता था, कुछ जानवर उसी में मर जाता था, है ना। तो बताओ घाटा लगता था कि नहीं लगता था? लगता था। अब क्या हुआ, जब तकनीक आती है, जब इसमें घाटा लगता था यात्रा के दौरान, तो व्यापार में क्या था, व्यापार में घाटा लगता था, खूब घाटा लगता था, है ना। 100 जानवर भेजे, 50 जानवर की तुमको पैसा मिल रहा है, बाकी जानवर सब गए, कोई मर गया, कोई क्या हो गया, बीमारी फैल गया, ठीक है। तो 1870 के अंदर ये थी। फिर जब तकनीकी के माध्यम से इसको काम किया, तो इनकी समस्याओं का समाधान हुआ, ठीक है। समस्याओं का समाधान कैसे हुआ? लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम फ्रिज वाला जहाज बना दें, ठीक है, तो उसमें मांस काट के बेचें, अब जानवर ना भेजें, मांस बेच दें। तो समस्याओं का समाधान कैसे हुआ कि फ्रिज वाला जहाज बनाया गया, एक बड़ा सा जहाज बनाया गया जिसके अंदर फ्रिज लगाया गया, और उस फ्रिज के अंदर मांस को काट करके भेज दिया गया यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर कई देश आते हैं, मांस को काट करके सीधे यूरोप के अंदर भेज दिया गया, किसके द्वारा? फ्रिज वाला जहाज के द्वारा। फिर क्या हुआ, यूरोप के अंदर फ्रिज वाले जहाज के अंदर मांस आने लगा, ठीक है, मांस आने लगा, समुद्री यात्रा का खर्चा कम हो गया, जितना जानवर जगह घेरता था उतने में कुंटलों मांस आ जाता था, है ना, मांस आने लगा, है ना, समुद्री खर्च कम हो गया, समुद्री खर्च कम हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मांस सस्ता हो गया,
है ना, मांस सब गरीब लोगों तक में भी पहुंचने लगा, गरीब लोग भी मांस को खाने लगे, ठीक है। तो मांस वहाँ पे सस्ता हो गया, और जब मांस सस्ता हो गया तो सभी लोग जो लोग भूखे रहते थे, ठीक है, जो लोग क्या थे, जो लोग भूखे रहते थे, अब उन लोगों की भूख भी मिटने लगी। क्यों? क्योंकि अब मांस पहुंच रहा है। पहले जब जानवर पहुंचते थे ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से यूरोप, तो वहीं पर उनको काटा जाता था, और उनको काटते थे, मांस कम मिलता था उनका, है ना, खराब मटेरियल ज़्यादा हो जाता था। तो इसलिए क्या था, धीरे धीरे ये सारी चीज़ों में जब विकास होता गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रिज वाला जहाज बना दिया गया, समुद्री खर्च को कम कर दिया गया, धीरे धीरे देखते देखते मांस सस्ता हो गया। ये सारी चीज़ें चली रही थी कब, 1970 के दशक में। अब फिर एक शुरू होता है उपनिवेशवाद। कहाँ पे है उपनिवेशवाद? हम लोग पिछली क्लास में पढ़े, अब यहाँ पे हम लोग उपनिवेशवाद को डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे उपनिवेशवाद शुरू हुआ। तो इसको आप लोग लिख लो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। चलो ले लो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब हम लोग पढ़ते हैं उपनिवेशवाद के बारे में, क्योंकि उपनिवेशवाद अब यहीं से शुरू हुआ भैया, धीरे धीरे मांस वांस आने जाने लगा, है ना, व्यापार अच्छा खासा हो गया, तो अब उपनिवेशवाद शुरू हुआ। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद, अच्छा आप लोग से एक बात बताओ, मेरे से पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, पढ़ने में समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। यार पता है, आपसे और मेरे बीच में बात करने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है कमेंट बॉक्स। उसके बाद भी आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और यदि आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं ना, तो आप लोग इंस्टाग्राम में मोबाइल नंबर दिया रहता है, वहीं पे जा करके आप लोग, है ना, मैसेज कर सकते हैं। तो काउंसलर से आप लोग बात करेंगे, यदि आपको मेरे से कुछ पर्सनली बात करनी है तो आप लोग वहाँ पर जा करके मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा मैसेज रहता है, काउंसलर देखता है, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से, आपको नंबर दे दिया जाएगा और वहीं से आप लोग पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है, भैया हूँ तुम लोगों का, बड़ा भाई हूँ, है ना। उपनिवेशवाद क्या होता है? मैंने बताया ये उपनिवेशवाद शुरू कब हुआ, ये 19वीं शताब्दी के, 19वीं सदी के आखिरी दशक में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 19वीं सदी के आखिरी दशक में, ठीक है। जो उपनिवेशवाद है ना, ये 19वीं सदी के आखिरी दशक में शुरू हुआ। यहाँ पे होता क्या है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, आप लोग इसको समझ सकते हो। मैंने बताया था कि जब कोई मजबूत और विकसित देश किसी दूसरे कमजोर देश में अपना शासन स्थापित कर लेता है ना, लिख लेना इसको, मजबूत देश, ठीक है। जब कोई मजबूत और विकसित देश किसी कमजोर देश में, कमजोर देश में शासन स्थापित कर लेता है, शासन मतलब अपना कब्जा कर लेता है, शासन स्थापित करता है, कब्जा करता है, और वहाँ के लोगों पर शोषण करता है, तो उसे ही बोलते हैं उपनिवेशवाद, उसे ही बोलते हैं उपनिवेशवाद, है ना। फिर उसके नीचे लिखो, जो पिछड़ा देश है, देखो कि जो पिछड़ा देश है, उपनिवेश उसके राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर देता है ना। राजनीतिक जो स्वतंत्रता उस देश को मिली रहती है उसको खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपना शासन ले लेता है ना, वो चाहता है कि मैं यहाँ पर शासन करूँ। जैसे बताओ, भारत में जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, तब क्या हुआ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया, वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, भैया चलेंगे वहाँ पे व्यापार करेंगे। धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने आसपास लोगों से मिला, कंपनी बनाया, कंपनी में धीरे धीरे अपने बोले हम यहाँ के सैनिक से काम नहीं करेंगे, हम अपनी सैनिक लाएंगे। तो वहाँ से वो लोग धीरे धीरे सैनिक लाए, धीरे धीरे करके यहाँ वहाँ करते करते वो कब्जा शुरू कर लिए। और एक टाइम पर अंग्रेजों ने इतना कब्जा किया कि कोई उनकी तरफ आंखें उठाकर देख लेता था तो उन्हें वो जिंदा मार देते थे, उन्हें वो जिंदा जला देते थे। इतना उन लोगों का शोषण किया, हम लोगों का किया। सोचो आज अंग्रेजों से लड़ने के लिए कितने लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इन सभी महान क्रांतिकारियों ने मिल करके अंग्रेजों से हमें जीत दिलाया। और जिन जिन क्रांतिकारियों को मैं नाम नहीं ले पाया हूं वो भी मेरे दिल में है, ऐसा नहीं है। सोचो कितना शोषण किए, कितना लोगों को मारे, प्रताड़ित किए। इसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद, क्योंकि हमारा देश पिछड़ा था, हमारा देश कमजोर था और वो लोग मजबूत देश थे।
उनका देश विकसितशील था। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि जो पिछड़ा देश है उपनिवेश उसके राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर देता है और वहाँ दर्दनाक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करता है। क्या करता है? और वहाँ पर वो दर्दनाक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करता है। वो जो चाहेगा वो करेगा, यानी कि राजाओं वाला काम शुरू होगा। राजा का जो मन होगा वही करेगा। राजा बोलेगा आज इसे आना चाहिए यहाँ, तो वो आएगा। समझ लो, ऐसा सीन होता था। देखते देखते क्या हुआ, अफ्रीका में यूरोपियों ने शासन शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ कि अफ्रीका में यूरोपियों ने अफ्रीका में क्या किया, यूरोपियों ने शासन प्रारंभ किया। यूरोपीय देश के लोग जो थे, पुर्तगाली, स्पेनिश, ये क्या थे, ये साले मजबूत थे पहले से, है ना। तो अब ये क्या किया, ये अफ्रीका बेचारा अपने से काम करने वाला देश, ज़्यादा किसी से मतलब ना रखने वाला, ज़्यादा दुष्टता ना करने वाला देश अफ्रीका, शांत स्वभाव, यहाँ के लोग अपने में बिजी रहते थे। यहाँ पे यूरोप की नज़र पड़ी और इसने यहाँ पर क्या किया, शासन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये धीरे से आया, शासन करना शुरू। ठीक है, यूरोप अफ्रीका क्यों आया था? तो यूरोप अफ्रीका व्यापार के लिए आया। कोई देश ऐसे नहीं आ जाएगा कि कोई आ जाएगा सीधे तुम्हारा शासन शुरू कर देगा, नहीं। वो आएगा, पहले कदम जमाएगा, फिर क्या करेगा, धीरे धीरे आसपास फैलेगा, एक समय आकर कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो यूरोप अफ्रीका क्यों आया था? क्योंकि वो व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है, व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने शासन प्रारंभ किया, बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मिलाया और वहां पर शासन प्रारंभ करना शुरू कर दिया, है ना। यूरोप के लोगों को पता था कि अफ्रीका में बागवानी खेती होती है ना। क्या होता है अफ्रीका में, यार सच में मेरी आवाज नहीं निकल रही। यूरोप के लोगों को पता था कि अफ्रीका के अंदर बागवानी खेती होती थी, खदानों का दोहन होता था, है ना, खदानों का वहां पर सामान निकलता था, खदानों का सामान, है ना, अयस्क वगैरह सब चीजें, सोना चांदी सब खदानों में काम होता था, कोयला वगैरह सब चीज निकलता था। ठीक है, तो यूरोप के लोगों की नज़र पड़ गई इसमें ही, इन दोनों चीज में यूरोप के लोगों की नज़र पड़ी। यूरोप सोचा यहाँ पे कब्जा कर लेते तो यहाँ से पैसा वगैरह अपन को मिलेगा ही। ठीक है, ये लोग क्या किए, ये लोग सोचते थे कि अगर इनको कब्जा कर लेंगे तो इनको हम लोग सीधे यूरोप भेजेंगे, वहाँ पे पैसा कमाएंगे और अपने देश का विकास करेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना था। ठीक है, लेकिन अफ्रीका के लोग कैसे थे, हमें ये भी समझना चाहिए ना, हमें ये भी तो पढ़ना चाहिए कि अफ्रीका के लोग उस समय कैसे थे। अफ्रीका के लोग बहुत सीधे साधे लोग थे। अफ्रीका के लोग ना आत्मनिर्भर थे, खुद वो अपना काम करते थे। अफ्रीका के लोगों का काम होता था पशुओं को चराना, है ना, पशुओं को चराना, है ना, बागवानी करना, खदानों में काम करना। ठीक है, पशुओं को चराते थे, बागवानी करते थे, खदानों में काम करते थे। वहां पर अफ्रीका के अंदर क्या था कि कोई भी मजदूर नहीं था, कोई वेतन पर काम नहीं करता था, सब लोग क्या थे, आत्मनिर्भर थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, सभी लोग अपना अपना काम करते थे। तो अफ्रीका के लोगों को ना ये पसंद नहीं आया यूरोपीय शासन। यूरोप वाले बोलते थे भैया तुम काम करो तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन अफ्रीका के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है, तो यूरोपियों ने मजदूरों पर अत्याचार किया खूब ढेर सारा, है ना। यूरोपियों ने क्या किया, यूरोपियों ने मजदूरों पर अत्याचार किया, थोड़ा सा अत्याचार नहीं चाचा, खूब अत्याचार किया। ठीक है, उन्होंने खूब वहाँ पर नए नए कानून बना दिए, नए नए नियम बना दिए कि मजदूरों को मतलब किसी भी तरह से गिराया जाए, किसी भी तरह से इनको मासिक वेतन पर काम कराया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियों ने मजदूरों पर खूब अत्याचार किया, है ना। इन पर क्या किया, इन पर अधिक कर लगा दिया और एक नियम ये लगा दिया कि जो पैतृक संपत्ति है ना, पैतृक संपत्ति किसी एक को मिलेगी,
किसी एक को मिलेगी। पैतृक संपत्ति मतलब जैसे आपके फादर है ना और आप लोग 4 भाई हैं, तो इन्होंने ये नियम लगा दिया कि भैया आपके फादर हैं 4 भाई हैं तो सिर्फ एक को ही वो संपत्ति मिलेगी, तीनों को नहीं मिलेगी, और वो तीनों को भगा दो, सिर्फ एक को ही। एक को किसको मिलेगी? जो जिसकी सरकार चाहेगी, जो ये लोग चाहेंगे उसी को दिला देंगे, उसी को राजा बना देंगे, फिर उसको अपने अंडर में ले लेंगे, उससे काम करवाएंगे। ऐसा सीन होता था, ठीक है। फिर खुलेआम घूमने पर यूरोपियों ने पाबंदी लगा दी, है ना। खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। खुलेआम कोई भी अफ्रीकन नागरिक घूमता था, उन्होंने पाबंदी लगा दी, ठीक है। लेकिन फिर भी यूरोपीय का शासन जो अफ्रीका के लोग थे ना, उन्होंने नहीं माना। ये अफ्रीका के अंदर घुसे कैसे? तो जो अफ्रीका का जो मानचित्र था ना, ये चीज समझ लेना, अफ्रीका का जो मानचित्र था ना, इन्होंने बंटवारा कर दिया, ठीक है। अफ्रीका के मानचित्र पर ये बात है सन 1885 की, 1885 की, ठीक है। इन्होंने मानचित्र पर लकीर खींचकर, है ना, इन्होंने क्या किया? मानचित्र पर लकीर खींचकर बंटवारा कर दिया। अगर ये देखो, अगर एकता रहती और भी देश रहते तो इनका साथ देते, लेकिन अब इनके पास कुछ चीज़ बचा नहीं, अब इनके पास कोई साथ देने वाला इनका बचा नहीं। तो 1825 में एक बैठक हुई थी जिसको बोलते हैं बार्लिन की बैठक। 1825 के अंदर बार्लिन की बैठक में यूरोपीय देशों ने क्या किया? बार्लिन की बैठक कहाँ पर हुई? यूरोपीय देश में, है ना। बार्लिन की बैठक में यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के मानचित्र पर लकीर खींचकर उसका बंटवारा कर दिया। क्यों? ताकि उस पर राज किया जा सके, ताकि उस पर कब्जा किया जा सके, इस वजह से उसका बंटवारा कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ कि यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को गुलाम बना लिया, है ना। इस प्रकार से जो यहाँ पे यूरोपीय शक्तियाँ थी ना, यूरोपीय शक्तियाँ इसी प्रकार से धीरे धीरे देखते देखते यूरोपीय शक्तियाँ ने अफ्रीका को गुलाम बना लिया, पूरा उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। ऐसा कुछ सीन हुआ। फिर भी यहाँ के लोग नहीं माने, अफ्रीका के लोग बोले नहीं भैया हम काम नहीं करेंगे, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर काम करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, जब देखे कि ये ऐसे बात नहीं बन रहे, और यहाँ अफ्रीका के लोग थे ना, वो अधिकतर जानवरों को चराया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने, यूरोपीय शक्तियाँ ने क्या किया कि एक बीमारी ले आए, और वो बीमारी ले आए जानवरों के लिए। सोचो किस तरह से ये पहले के लोग ना और जानवर हुआ करते थे, देख लो, जानवरों पर बीमारी ले आए। उस बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ले आते हैं, और इस बीमारी के अंदर क्या करते हैं कि वो सभी जानवरों को मार देते हैं। वो सभी जानवरों के अंदर वो बीमारी फैल जाती है, और देखते ही देखते अफ्रीका के सभी जानवर मर जाते हैं। अब होना क्या था? अब जब वहां के जानवर मर गए, सभी लोग इन्हीं जानवरों को चराते थे, इन्हीं पर इनका गुजर बसर होता था, इन्हीं पर ये काम करते थे। लेकिन अब जब जानवर ही नहीं रहे, एक बीमारी आ गई रिंडरपेस्ट, जब जानवर ही नहीं रहे, तो अब इनका बसर कैसे होगा? अब ये लोग खाएंगे क्या? अब ये लोग रहेंगे क्या? अब ये लोग करेंगे क्या? सोचो। कभी कभी यार दुख होता है कि आज के लोगों में मानवता नहीं है, लेकिन ये देखकर पता चलता है कि पहले के लोगों में भी मानवता नहीं थी। यार बताओ कितने दरिंदे लोग थे, क्या मतलब उनकी सोच थी। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिंडरपेस्ट जो बीमारी है इसके बारे में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कैमरा बंद हो चुका है, कुछ टेक्निकल एरर है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।